तारीख 27 जून 1981 ईरान के तेहरान शहर की अबू जर मस्जिद में ईरान का एक उभरता हुआ नेता लोगों के बीच भाषण देने के लिए पहुंचा था। उस नेता को सुनने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। भाषण शुरू ही होने वाला था कि एक व्यक्ति पत्रकार की वेशभूषा में मस्जिद में दाखिल हुआ और भाषण देने आए नेता के सामने पड़े टेबल पर एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर रख दिया। ऐसे ही उस नेता ने अपना भाषण शुरू किया तो उस टेप रिकॉर्डर से एक अजीब सी आवाज आनी शुरू हो गई, जिसके बाद कुछ ही समय में उसमें लगा बम फट गया। टेबल के सामने बैठा वो नेता बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और वो अब उस हाथ से कोई काम नहीं कर सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि बचपन में एक शख्स बहुत ही गरीब था, जिसे एक बम धमाके में अपना एक हाथ को गंवाना पड़ा था। वो कैसे एक हाथ वाला शख्स पूरे देश का ताकतवर इंसान बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की। हाल ही में जो ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा है, उसके पीछे की असली वजह और खामनाई की पूरी इतिहास इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो का टाइटल है ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की पूरी कहानी। इस वीडियो को बनाया है खबरगांव चैनल ने। हम आप लोगों को ये वीडियो खबरगांव चैनल के द्वारा दिखा रहे हैं। तो चलिए हम और आप मिलकर इस वीडियो को जल्दी से देख लेते हैं, कैसे एक धार्मिक परिवार का लड़का ईरान का किस्मत बदलने वाला लीडर बन गया और क्यों वो आज इजराइल के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। तारीख 27 जून 1981 ईरान के तेहरान शहर की अबू जर मस्जिद में ईरान का एक उभरता हुआ नेता लोगों के बीच भाषण देने के लिए पहुंचा था। उस नेता को सुनने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। भाषण शुरू ही होने वाला था कि एक व्यक्ति पत्रकार की वेशभूषा में मस्जिद में दाखिल हुआ और भाषण देने आए नेता के सामने पड़े टेबल पर एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर रख दिया। सबको लगा कि कोई पत्रकार भाषण रिकॉर्ड करने आया है, लेकिन पत्रकार के वेश में आया ये शख्स एक अलग ही मंसूबे के साथ आया था। उसने जो टेप रिकॉर्डर रखा था वो कोई आम टेप रिकॉर्डर नहीं था, क्योंकि उस टेप रिकॉर्डर में फिट था एक बम। ये सब उस नेता को जान से मारने की साजिश थी, ताकि 2 साल पहले 1979 में ईरान में आई इस्लामी क्रांति की नींव हिलाई जा सके। खैर, जैसे ही उस नेता ने अपना भाषण शुरू किया तो उस टेप रिकॉर्डर से एक अजीब सी आवाज आनी शुरू हो गई, जिसके बाद कुछ ही समय में उसमें लगा बम फट गया। टेबल के सामने बैठा वो नेता बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और वो उस हाथ से कोई काम नहीं कर सकता। हालांकि हमला करने वाले अपने मंसूबे में नाकाम हो गए, लेकिन इस हमले में घायल उस नेता का राजनीतिक करियर इस हमले के बाद एक अलग करवट लेने वाला था। और करवट भी बदल गया पूरा। साल 1989 में ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमैनी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, तो इस नेता को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर बनाने के लिए संविधान तक को बदल दिया गया, जिसकी वजह थी उस नेता की ईरान में बढ़ती लोकप्रियता। इस लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह थी उसकी इस्लामिक कट्टरपंथी सोच, जिसके दम पर वो पिछले 36 साल से ईरान पर शासन कर रहा है। ये नेता कोई और नहीं, ये है ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई। ये नेता वेस्टर्न वर्ल्ड और ईरान के बीच दीवार बनकर खड़ा है। यही वजह है कि इजराइल के लिए ईरान से भी बड़ा दुश्मन बनकर उभरे हैं आयतुल्लाह अली खामनेई, जिनको मारने की साजिश इजराइल रच रहा है। तो किस्सा के इस एपिसोड में हम सुनाएंगे कहानी सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई की। कैसे एक गरीब धार्मिक परिवार से आने वाला लड़का ईरान का सुप्रीम लीडर बना, इस्लामी क्रांति में उसकी क्या भूमिका थी, ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रुहिल्लाह खोमैनी से उनकी मुलाकात कैसे हुई, कैसे खामेनेई ने खोमैनी के निर्वासन के दौरान पुलिस से छिपकर उनके इस्लामी विचारों को ईरान के घर घर तक पहुंचाया।
बात होगी खामेनेई और इजराइल के बीच अब तक के रिश्तों की भी। साथ ही सुनाएंगे वो किस्सा जब ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट को इजराइल ने साइबर बम अटैक के जरिए तहस नहस कर दिया था। बात आयतुल्ला खामेनेई के उस कट्टरपंथी ईरान की भी करेंगे, ईरान की थी, एक लड़की को सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि हिजाब से उसके बाल बाहर आ गए थे। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। और ये किस्सा है ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्ला अली खामेनेई का। खामनी साहब का। तो आइए हम लोग बहुत ही विस्तार से आज हिस्ट्री को सुनते हैं। ऐसे वीडियोस को बनाने में हमारी टीम काफी मेहनत और रिसर्च करती है। ऐसे में आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब जरूर करें, हाँ। शुरुआत से 17 जुलाई 1939 ईरान के मशहद शहर में एक धार्मिक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सैयद अली हुसैन खामेनेई। परिवार इस्लाम धर्म के शिया समुदाय से ताल्लुक रखता था। पिता हाज सैयद जवाद हुसैन खामेनेई अपने इलाके के एक सम्मानित धर्मगुरु थे। जवाद हुसैन के कुल 8 बच्चे थे, जिनमें अली खामेनेई दूसरे नंबर पर थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जवाद हुसैन मस्जिदों और मदरसों में काम करके ही इमामत करते, गुजारा चलाते थे। सैयद अली खामेनेई की शुरुआती पढ़ाई मशहद में ही हुई। चूंकि उनके पिता एक धार्मिक विद्वान थे, इसलिए अली खामेनेई का झुकाव भी बचपन से ही धार्मिक शिक्षा की तरफ था। 4 साल की उम्र में ही उन्होंने कुरान पढ़ना सीख लिया था। जब उनके बच्चे गलियों में खेलते थे, उस उम्र में अली खामेनेई सिर पर काली टोपी और इस्लामिक पोशाक पहनकर एक आलिम बनने का सपना दिखा करते थे। आलिम यानी इस्लाम धर्म की हाइपर एजुकेशनल डिग्री। सैयद अली खामेनेई जब कभी इस्लामिक कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलते तो उनके कुछ साथी उनका मजाक उड़ाया करते थे। मजाक भी बनाया करता था। 1957 की बात है। उस वक्त सैयद अली खामेनेई की उम्र यही कोई 18 साल रही होगी। उन्होंने अपने पिता से जिद की कि वो इराक के शहर नजफ जाकर आगे की धार्मिक शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। नजफ वो शहर है जहां इमाम अली का मकबरा है। अली को शिया वर्ग के मानने वाले पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी मानते हैं, यानी उन्हें अपना पहला इमाम मानते हैं। खैर, पिता दर्जा बहुत अच्छा देते हैं। चाहते थे कि उनका बेटा उनसे दूर रहकर पढ़ाई करे, लेकिन खामेनेई जिद पर अड़े रहे। थक हार कर पिता ने उन्हें नजफ जाने की इजाजत दे दी, लेकिन वो वहां ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाए क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी कि बाहर रहकर खामेनेई को पढ़ाया जा सके। फिर यहीं ईरान के कोम शहर स्थित हौज़ा-ए इस्लामिया नाम के एक धार्मिक संस्थान पर दाखिला ले लिया। हौज़ा-ए इस्लामिया में अली खामेनेई ने अपनी धार्मिक शिक्षा पूरी की और इत्तिहाद की डिग्री हासिल की। शिया समुदाय में इत्तिहाद को हायर एजुकेशन का दर्जा दिया गया है, जिसे पूरा करने के बाद कोई भी व्यक्ति फतवा जारी कर सकता है। फतवा यानी इस्लाम धर्म के किसी भी जटिल विषय पर कुरान के आधार पर उसका हल निकालना। हौज़ा-ए इस्लामिया अली खामेनेई के जीवन का एक अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इस संस्थान में ईरान के कई बड़े इस्लामी विद्वान पढ़ाते थे। उन्हीं में से एक नाम था आयतुल्ला रुहिल्ला खुमैनी का। वही रुहिल्ला खुमैनी जो आगे चलकर ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बनने वाले थे। अली खामेनेई के गुरु बन चुके थे। रुहिल्ला खुमैनी एक ऐसे शख्स थे जो मानते थे कि ईरान में इस्लामी शासन होना चाहिए। उनका कहना था कि देश का पूरा सिस्टम इस्लामी कानून के आधार पर चलना चाहिए। लेकिन ये वो दौर था जब ईरान एक सेक्युलर मुल्क हुआ करता था, जहां शाह मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत थी, जो पश्चिमी संस्कृति के हिमायती थे। हौज़ा-ए इस्लामिया में पढ़ाई के दौरान अली खामेनेई अपने उस्ताद रुहिल्ला खुमैनी के विचारों की गहराई से प्रभावित हो गए। वो घंटों अपने गुरु से बातचीत करते। उनकी चर्चा का अहम विषय था कि ईरान को इस्लामी देश कैसे बनाया जा सकता है। धीरे धीरे अली खामेनेई रुहिल्ला खुमैनी के विचारों के कट्टर समर्थक बन गए। अब वो भी यही चाहते थे कि ईरान एक इस्लामी देश बन जाए, और आखिरकार इन दोनों का ये सपना पूरा हुआ। ईरान में सफल हो गया और साल 1989 में ईरान एक इस्लामी गणराज्य इस्लामिक बन गया। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। अब सवाल ये है कि ईरान इस्लामिक तरफ कैसे बढ़ा और कैसे अली खामेनेई इस क्रांति के सहारे धीरे धीरे ईरान के सबसे बड़े नेता बन गए। इस्लामिक क्रांति जेल और
1940 और 50 के दशक में ईरान के राजा थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी, जिनके बारे में हम पीछे भी जिक्र कर चुके हैं। शाह के दौर में ईरान एक सेकुलर मुल्क था। उनकी नीतियां पश्चिमी देशों से प्रभावित थी। इसके चलते ईरान पर पश्चिमी संस्कृति का असर तेजी से बढ़ने लगा। महिलाएं अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकती थी। शहरों में जगह जगह शराब की दुकानें आम बात थी। लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथियों को ये आज़ादी रास नहीं आ रही थी। वो महिलाओं को हिजाब में देखना चाहते थे और शराब को ईरान में पूरी तरह से इस्लाम का यही खूबसूरती है। इन कट्टरपंथियों को महिलाओं के हिजाब से इतना लगाव है कि आगे वीडियो में आपको हिजाब से जुड़ी एक ऐसी घटना बताएंगे जो काफी शर्मनाक थी। हिजाब को लेकर पनपे विवाद को लेकर आप लोग वीडियो में बने रहें, आगे बहुत सारे जानकारियां मिलेगी इंशाअल्लाह। खैर, ईरान में वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव को बढ़ता देख इस्लामिक धार्मिक गुरु परेशान होने लगे। उन्हें लगने लगा मामला अगर ऐसा ही रहा तो इससे इस्लाम को खतरा हो सकता है। धीरे धीरे यही असंतोष शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ चिंगारी बनने लगा। साल 1953 चल रहा था। ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्दीक ने देश के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब अब ईरान का तेल ईरानी सरकार के कब्जे में होगा। यह फैसला शुरुआती दौर में ईरान की जनता को अच्छा लगा, क्योंकि इससे उन्हें उम्मीद थी कि अब देश की कमाई देश पर ही खर्च होगी। लेकिन यह कदम अमेरिका और ब्रिटेन को रास नहीं आया, क्योंकि उनका अरबों डॉलर का तेल कारोबार खतरे में पड़ गया। इन देशों ने शाह के साथ मिलकर छुपकर एक साजिश रची और मोसद्दीक की सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। इसके बाद शाह की ताकत ईरान में और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। लेकिन आम लोग समझ गए कि शाह विदेशी ताकतों के इशारे पर चल रहे हैं। इससे लोगों का भरोसा उठ गया और उनका गुस्सा भड़क उठा। उन्हें लगा कि उनकी चुनी हुई सरकार को गिराकर एक राजा को सिर्फ इसलिए मजबूत किया गया क्योंकि वो अमेरिका और ब्रिटेन के हितों की रक्षा करता था। इसके बाद शाह की सावाक ने उनके खिलाफ उठ रहे हर विद्रोह को दबाना शुरू कर दिया। जो कोई भी शाह की नीतियों का विरोध करता, उसे या तो जेल में डाल दिया जाता या उसकी आवाज बंद कर दी जाती। ने आम लोगों, मजदूरों और छात्रों में गहरी नाराजगी पैदा कर दी। शाह की पश्चिमी नीतियां धीरे धीरे आम लोगों और धार्मिक कट्टरपंथियों को परेशान करने लगी थी, खासकर शिया समुदाय के धार्मिक केंद्र कोम शहर में, जहां कई बड़े धर्मगुरु रहते थे। वहां इसका विरोध शुरू हो गया। इसी विरोध का सबसे मुखर चेहरा बनकर उभरे रुहुल्लाह खुमैनी, जो अली खामेनेई के भी धार्मिक गुरु थे। खुमैनी खुलकर ये कहने लगे कि ईरान में इस्लामी शासन होना चाहिए। अपनी बातों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए वो सीधे जनता के बीच जाने लगे। उनके भाषणों की गूंज धीरे धीरे पूरे ईरान में सुनाई देने लगी। वो बिना झिझक कहते थे कि शाह पहलवी अमेरिका का गुलाम है। उनके इन भाषणों ने लोगों पर असर डाला। जनता में उनका असर बढ़ने लगा और बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ते चले गए। उनकी आवाज अब सिर्फ मस्जिदों तक सीमित नहीं रही, बल्कि क्रांति की शुरुआत बन चुकी थी। साल 19 क्रांति की आवाज बन चुकी थी। रुहुल्लाह खुमैनी ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी की व्हाइट रेवोल्यूशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस क्रांति के तहत जमीन सुधार और वेस्टर्न तौर तरीकों को लागू करने की योजना थी, जिसे धार्मिक वर्ग इस्लामी मूल्यों के खिलाफ मानता था। खुमैनी ने अपने भाषणों में शाह की नीतियों की तीखी आलोचना की और जनता से इस्लामी सिद्धांतों की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की। उनके बयानों ने देश भर में हलचल मचा दी। कुंभ, बिल्कुल हलचल मच गई होगी उस टाइम। शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। ईरान की पुलिस सावाक ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की और खुमैनी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उनकी गिरफ्तारी से विरोध और भी तेज और बढ़ गया होगा। इसी दौरान अली खामेनेई कुंभ में पढ़ाई कर रहे थे। वो उस समय खुमैनी के शिष्य थे। खुमैनी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। वो मशहद लौटे और वहां विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। ये प्रदर्शन खुमैनी के समर्थन में थे। उन्हें महज 24 साल की उम्र में सावाक ने गिरफ्तार कर लिया। ये खामेनेई की पहली गिरफ्तारी थी। यहीं से उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई। साल 1964 वो साल था जब रुहुल्लाह खुमैनी को रिहा तो कर दिया गया, लेकिन उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया। पहले उन्हें तुर्की भेजा गया और फिर साल 1965 में वो इराक के नजफ शहर में जाकर बस गए। नजफ में रहते हुए भी खुमैनी ने शाह के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद रखी। वो अपने भाषण रिकॉर्ड करते और किसी खुफिया तरीके से उन्हें ईरान भिजवाते।
इन टेपों को सुनकर लोग शाह के खिलाफ और संगठित होने लगे। अली खामेनेई इस काम में खुमैनी के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक थे। वो मशरिक और कुम में इन टेपों को बांटते और मस्जिदों में खुमैनी के विचारों को फैलाते। सावाक की सख्त निगरानी के बावजूद खामेनेई ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और 1970 के दशक में 3 साल के लिए बलूचिस्तान में निर्वासित भी किया गया। लेकिन इस दौरान भी उन्होंने गुप्त रूप से लोगों को इस्लामी क्रांति के लिए प्रेरित करना जारी रखा। इस्लाम को इस तरीके से फैलाया गया है। खामेनेई को शाह मोहम्मद रजा पहलवी की खुफिया पुलिस सावाक ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें तेहरान की उस कुख्यात जेल में डाला गया जिसे आज एब्रत म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 35 साल थी। बताया जाता है कि उन्हें कई महीनों तक एक अंधेरी और अकेली कोठरी में रखा गया, जहां उन्हें शारीरिक रूप से यातनाएं दी गई, कोड़े मारे गए, उन्हें डराया गया, तोड़ा गया, मगर वो नहीं। जुल्म सहकर इतना सारे काम कर गए इस दुनिया से। खुमैनी के गुप्त ठिकानों और योजनाओं के बारे में जानकारी दे, लेकिन खामेनेई ने एक शब्द भी नहीं बताया और यही जुल्म पर जुल्म सहते रहे, मगर उनकी हिम्मत तक न और किया। वफादारी ने क्रांतिकारी युवाओं के बीच उनकी इज्जत और बढ़ा दी। अब वो सिर्फ एक छात्र या धर्मगुरु नहीं थे, अब वो एक मजबूत क्रांतिकारी चेहरा बन चुके लीडर बन गए थे। साल 1975 में उन्हें रिहा तो कर दिया गया, लेकिन सावाक की सख्त निगरानी उन पर बनी रही। इसके बावजूद उन्होंने रुहिल्ला खुमैनी के गुप्त संदेश मस्जिदों और क्रांतिकारियों तक पहुंचाना जारी रखा। फिर वो साल आया जब ईरान पूरी तरह इस्लामी देश बनने वाला था। अपने खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शनों को देख ईरान के शाह रजा पहलवी 16 जनवरी 1979 को देश छोड़ने पर मजबूर हो गए और इस तरह देश में इस्लामिक क्रांति अपने चरम पर पहुंच गई। लेकिन जीत अभी बाकी थी, क्योंकि अब भी उनके रास्ते में खड़े थे ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शापोर बख्तियार। लेकिन अब वक्त आ गया था ईरान के पहले सुप्रीम लीडर के मुल्क वापस लौटने का। अयातुल्ला खुमैनी के ईरान वापसी के बीच खड़े थे बख्तियार। सबसे पहले 26 जनवरी को खुमैनी के ईरान वापस लौटने की घोषणा हुई, लेकिन प्रधानमंत्री के आदेश पर तेहरान एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, जिसके बाद खुमैनी के समर्थकों ने लाखों की तादाद में इसका विरोध किया और इस विरोध के दौरान 28 लोग मारे गए। इसके बाद 29 जनवरी को एयरपोर्ट को खोल दिया गया। तारीख थी 1 फरवरी 1979। ईरान के तेहरान एयरपोर्ट पर एक विमान ने लैंड किया। दरवाजा खुला और एक शख्स उतरा, सफेद दाढ़ी, काली पगड़ी, गहरी नजर और शांत चेहरा। ये थे अयातुल्ला रुहिल्ला खुमैनी। वो पूरे 14 साल के लंबे निर्वासन के बाद अपने वतन लौटे थे। खुमैनी की वापसी को काफी योजनाबद्ध तरीके से प्लान किया गया था। उनके प्लेन में 120 इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी सवार थे, ताकि प्रधानमंत्री बख्तियार पर दबाव बनाया जा सके कि वो प्लेन पर अटैक ना करे और उसे तेहरान में उतरने दिया जाए। खुमैनी के स्वागत के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सड़कों पर, छतों पर, पेड़ों पर, हर तरफ बस लोग ही लोग नजर आ रहे थे। ये सब देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़े थे। खुमैनी ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की घोषणा की। एयरपोर्ट पर भाषण देने के बाद खुमैनी बेहेशते जहरा कब्रिस्तान गए, जहां क्रांति के दौरान मारे गए कई लोगों को दफनाया गया था। वहां भी लाखों समर्थक उन्हें सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। खुमैनी ने तुरंत शापुर बख्तियार के मंत्रिमंडल को अवैध घोषित कर दिया और अपनी सरकार को नियुक्त करने का ऐलान कर दिया। 5 फरवरी को उन्होंने मेहदी बाजारगंज को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। क्रांतिकारियों ने पुलिस थानों, जेलों और सरकारी केंद्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 11 फरवरी को वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने बख्तियार की सरकार और क्रांतिकारियों के बीच संघर्ष में अपनी तटस्थता की घोषणा की और अपनी सेनाओं को सड़कों से हटा लिया। इसके बाद बख्तियार ने इस्तीफा दे दिया और पेरिस चले गए और इस तरह खुमैनी के ईरान लौटने के महज 10 दिन के अंदर शाह सरकार का तख्ता पलट हो गया। 2500 साल पुरानी फारसी सम्राटों की परंपरा, जिसे पर्शियन एम्पायर कहा जाता था, आज पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। शाह मोहम्मद रजा पहलवी का राज अब अतीत बन चुका था। ईरान अब एक नया देश बन चुका था, एक इस्लामिक कंट्री बन चुका था, कानूनों के तहत चलने वाला था और इस नए ईरान का सर्वोच्च नेता बने अयातुल्ला रुहिल्ला खुमैनी। इस नए दौर के ईरान में एक और नाम मशहूर हो रहा था, जिसने रुहिल्ला खुमैनी के निर्वासन के दौर में उनके विचारों को आम लोगों तक पहुंचाया था। ये नाम था सैयद अली हुसैनी खामेनेई का। सुभान अल्लाह।
अमेरिकन नागरिकों को बनाया गया के तख्ता पलट बंदी। के बाद 4 नवंबर 1979 को ईरान की राजधानी तेहरान में एक ऐसी घटना हुई जिसने ईरान और अमेरिका के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। तेहरान स्थित बदल दिया अमेरिकी था। दूतावास पर कुछ ईरानी छात्रों ने कब्जा कर लिया और वहां मौजूद 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया गया। ये छात्र इस्लामी क्रांति के कट्टर समर्थक थे और उनका मानना था कि अमेरिका ने शाह रजा पहलवी को शरण देकर ईरानी जनता का अपमान किया था। अपमान कर दिया, जिसकी वजह से ईरान में इस्लामी क्रांति के बाद ईरान और अमेरिका के रिश्ते खराब हुए। शाह रजा खराब हो गए पहलवी, दोनों जो का। अमेरिका के करीबी माने जाते थे, इस्लामी क्रांति के बाद सत्ता से हटाए जाने पर इलाज के लिए अमेरिका चले गए। इस कदम ने ईरानी जनता और क्रांतिकारी नेताओं में अमेरिका के प्रति गहरा आक्रोश पैदा कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ें थी 1979 की इस्लामी क्रांति, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे जैसे ये बंधक संकट बढ़ता गया, अमेरिका ने इसे सुलझाने के लिए कूटनीतिक और सैन्य प्रयास किए। एक सैन्य रेस्क्यू मिशन भी चलाया गया, लेकिन ये पूरी तरह नाकाम रहा। उस समय अली खामेनेई ईरान की रक्षा नीति और सैन्य रणनीति से जुड़े हुए थे। उन्होंने क्रांतिकारी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। निभाई, यह हाँ। संकट 444 दिन तक चला और अंततः अल्जीरिया की मध्यस्थता से 20 जनवरी 1981 को संबंध बंधकों को रिहा कर दिया गया। रिहा कर दिया अमेरिका गया। के लिए एक बड़ा अपमान साबित हुई और इसके बाद ईरान अमेरिका संबंधों में गहरी दरार आ गई, जो आज आ गई थी, पूरी हाँ। तरह नहीं भर सकी है। बम धमाके में एक हाथ इस्लामी आपके क्रांति फिर की बनेंगे। जीत के बाद खामेनेई ने तेजी से सत्ता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। क्रांति के तुरंत बाद उन्हें इस्लामिक रेवोल्यूशन काउंसिल में शामिल किया गया, जो नई सरकार की नीतियां तय करने वाली अहम बॉडी थी। इस बॉडी में खुमैनी के सबसे भरोसेमंद लोग शामिल थे, जो इस्लामी गणतंत्र की दिशा तय कर रहे थे। खामेनेई ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी संगठनात्मक क्षमता दिखाई। इसके साथ ही वो संसद के सदस्य बने और उप रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। ये वो दौर था जब ईरान को नई व्यवस्था के साथ साथ बाहरी और आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। खामेनेई ने इन जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाया। इतना ही नहीं, उन्हें तेहरान में जुम्मे की नमाज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी मिली। ये एक धार्मिक और सियासी तौर पर बहुत बड़ा मंच था, जहां लाखों लोग उनके भाषण सुनने आते थे। उनके ये भाषण न केवल धार्मिक होते थे, बल्कि इस्लामिक कट्टरपंथ की भावना को भी जिंदा रखते थे। लेकिन ये दौर अली खामेनेई के लिए खतरों से भरा हुआ था। साल था 1981। तेहरान की एक मस्जिद में वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। भीड़ उन्हें ध्यान से सुन रही थी। उसी बीच वहां एक टेप रिकॉर्डर रखा गया। ये टेप रिकॉर्डर कुछ ही पलों में फटने वाला था। दरअसल उसमें बम छिपा था। धमाका इतना मारने का एक साजिश रचाया गया था उस टाइम, मगर अल्लाह को उनको जिंदा रखना। जमीन पर गिर पड़े। उनका दाहिना हाथ और कंधा बुरी तरह जख्मी हो गया। हमला डैमेज हो गया था। बाद में पता चला कि इस हमले के पीछे फुरकान ग्रुप था। ये एक कट्टरपंथी संगठन था जो इस्लामी सरकार के खिलाफ था। खामेनेई को फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनका दाहिना हाथ अब कभी ठीक नहीं होगा। वो पूरी तरह लकवाग्रस्त हो चुका था। लेकिन इस हमले का राजनीतिक लाभ उन्हें आगे जाकर मिलने वाला था। इलाज के दौरान भी वो लगातार क्रांति की बात करते रहे, अपनी प्रतिबद्धता दोहराते रहे। धीरे धीरे उन्होंने बाएं हाथ से लिखना और काम करना शुरू किया और फिर धार्मिक अल्लाह ने शिफा दे दिया। जुट गए। इस हमले ने लोगों की नजर में उनकी छवि और भी मजबूत कर दी। लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखने लगे जो जान की बाजी लगाकर भी अपने मिशन पर डटा रहा। साल चल रहा था। ईरान अभी इस्लामी क्रांति के बाद संभल ही रहा था। लेकिन उसी साल अगस्त में एक बड़ा धमाका हुआ। तेहरान में एक सरकारी मीटिंग के दौरान बम फटा। इस धमाके में ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद अली रजाई और प्रधानमंत्री मोहम्मद जवाद बोनर मारे गए। इस हमले के पीछे था मुजाहिदीन खल्क। पूरा देश दहल उठा। सरकार अभी 2 साल भी पूरे नहीं कर पाई थी। लोग डर और अराजकता के साए में जीने लगे थे। ऐसे समय में अली खामेनेई ने एक बार फिर हिम्मत दिखाई। उन्होंने देश की बागडोर संभालने की ठानी। राष्ट्रपति चुनाव में उतरे। अक्टूबर 1981 में हुए चुनाव में खामेनेई को 95% वोट मिले। एक तरफा जीत हुई क्योंकि मीर हुसैन मूसवी समेत 3 बड़े नेताओं ने उनका खुलकर समर्थन किया था। खामेनेई राष्ट्रपति बने, मूसवी उनके प्रधानमंत्री। और इस तरह खामेनेई पर जो हमला हुआ था
उसका सीधा रास्ता उनके लिए राष्ट्रपति भवन तक जाता दिखा। राष्ट्रपति बनने के बाद खामेनेई ने इस्लामी गणराज्य की नींव को मजबूती देने पर जोर दिया। वो चाहते थे कि सेना, अदालत और सरकार तीनों पर धर्मगुरुओं का नियंत्रण हो। मूसवी इससे थोड़ा अलग सोचते थे। वो आर्थिक नीतियों में लचीलापन और समाज में थोड़ी आजादी चाहते थे। लेकिन खामेनेई कट्टर इस्लामी सिद्धांतों पर अड़े हुए थे। धीरे धीरे ईरान की राजनीति दो धाराओं में बंट गई, एक रूढ़िवादी जो खामेनेई के साथ थी और दूसरी उदारवादी जो मूसवी जैसे नेताओं के साथ खड़ी थी। इसी दौर में ईरान पर एक और आफत टूटी, ईरान इराक युद्ध। दोनों का युद्ध हो गया आपस में, ईरान और इराक में। सितंबर 1980 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। यह युद्ध पूरे 8 साल तक चला। 1980 से 1988 तक करीब 10 लाख लोग इस युद्ध की भेंट चढ़ गए। युद्ध की शुरुआत जान चली गई इतने लोगों की। नई सरकार थी, सेना बिखरी हुई थी, आर्थिक हालात भी अच्छे नहीं थे। ऐसे में राष्ट्रपति खामेनेई ने मोर्चा संभाला। वो खुद मोर्चों पर जाते, सैनिकों से मिलते, उनके साथ नमाज पढ़ते और हौसला बढ़ाते। इस दौरान उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को और मजबूत किया। आज भी ये ईरान की सबसे ताकतवर फौज मानी जाती है। 1987 में उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। उन्होंने अमेरिका की मध्य पूर्व नीति की तीखी आलोचना की। कहा, अमेरिका इस क्षेत्र के लिए खतरा है। उन्होंने तीसरी दुनिया के देशों से अपील की, एकजुट होकर के खिलाफ खड़े हो गए। उनकी विदेश नीति की दिशा साफ कर दी। वो साफ हो गई, हाँ। और ईरान को इस्लामी पहचान वाला स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। आज भी यही उनकी राजनीति की बुनियाद है। फिर आई वो तारीख जिसने खामेनेई की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 3 जून 1989 एक बड़ा आयतुल्लाह रुहिल्लाह खुमैनी का निधन हो गया। पूरे देश में हो गया। पहले खुमैनी ने आयतुल्लाह मुंतज़ेरी को अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन मार्च 1989 में उन्हें हटा दिया गया। वजह थी मुंतज़ेरी के उदारवादी विचार। अब सवाल था, कौन बनेगा अगला सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर। 4 जून विशेषज्ञों की सभा बैठी। वहीं पर सामने आया एक नाम, अली खामेनेई का। लेकिन ये आसान फैसला नहीं था। ईरान के संविधान के मुताबिक सर्वोच्च नेता को मर्जाए तकलीद यानी सबसे ऊंचे धार्मिक दर्जे का होना चाहिए था। खामेनेई उस वक्त सिर्फ होस्तोल इस्लाम थे, यानी मध्यम दर्जे के धर्मगुरु। हुज्जत अल इस्लाम। कई लोगों ने आपत्ति जताई। खुद खामेनेई ने कहा, मैं इस पद के लायक नहीं हूं। लेकिन उनके पास था क्रांति का अनुभव, लोगों का समर्थन और खुमैनी के विचारों के साथ साथ उनके प्रति निष्ठा और अपने कट्टरपंथी विचारधारा। हाशमी रफसंजानी, जो खुद क्रांति के नायक थे, उन्होंने जोरदार समर्थन दिया। संविधान बदला गया। नई शर्त जोड़ी गई कि नेता में धार्मिक समझ के साथ साथ समकालीन राजनीतिक समझ होनी भी जरूरी है। यही संशोधन खामेनेई के लिए सत्ता का रास्ता बन गया और इस तरह 4 जून 1989 को उन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया। सलमान रुश्दी की किताब। सुप्रीम लीडर बनने से पहले एक ऐसा वाकया भी हुआ जिसे लेकर ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रुहिल्लाह खुमैनी और अली खामेनेई की जमकर आलोचना होती रही है। साल 1988 की बात है। 88 की बात है। ये की किताब द सेटनिक वर्सेस छपी थी। इस किताब में इस्लाम के शुरुआती और पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिसे इस्लाम धर्म के मानने वालों ने अपना अपमान माना। धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गया। 14 फरवरी 1989 को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने रेडियो पर एक फतवा जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने सलमान रुश्दी और उनकी किताब के प्रशासकों को मौत की सजा देने का आदेश दिया। खुमैनी ने कहा कि रुश्दी को मारना हर मुसलमान का फर्ज है। उन्होंने रुश्दी को मारने वाले के लिए इनाम भी घोषित किया, जो बाद में लाखों डॉलर्स तक पहुंच गया। इसी साल 1989 में खुमैनी की मौत के बाद अली खामेनेई ईरान के नए सर्वोच्च नेता बने। उन्होंने भी फतवे का पूरा समर्थन किया और कहा कि रुश्दी ने इस्लाम का अपमान किया है। साल 1998 में ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते ईरान की सरकार ने कहा कि वो अब इस फतवे का आधिकारिक समर्थन नहीं करेगी, लेकिन खामेनेई ने इसे रद्द करने से साफ इनकार कर दिया। साल 2005 में खामेनेई ने बात कहा इसके रसूल की थी ना, और कभी नहीं बदलने वाला है।
इस रुख से कट्टरपंथी गुटों को और हिम्मत मिली, जो इस फतवे को गुस्ताखे रसूल को माफ नहीं किया जा सकता। वक्त बीतता गया, फिर आया साल 2022। न्यूयॉर्क में रुश्दी पर चाकू से हमला हुआ, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और एक आंख की रोशनी चली गई। कई जानकारों ने इस हमले को इसी पुराने फतवे से प्रेरित माना और इसी के चलते ईरान की कट्टर इस्लामिक सोच को लेकर भी उसकी आलोचना होती रही। ऐसा देश जहां हिजाब के नाम ईरान को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर दो तरह के ईरान की तस्वीरें वायरल होती हैं। एक 1979 के पहले का ईरान और दूसरा 1979 के बाद यानी इस्लामी क्रांति के बाद का ईरान। पहले की तस्वीरों में आपको ईरान में एक खुलापन दिखाई देता है, जो आमतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज में दिखाई देता है। लेकिन खुमैनी के सत्ता में आने के बाद ये तस्वीर बदल गई, क्योंकि ईरान इस्लामिक कंट्री हो गए। कट्टरपंथ के अनुसार चलाने का नियम बना दिया गया, जिसमें महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई, जैसे उनके लिए हिजाब पहनना जरूरी कर दिया गया। और इस इस्लामिक कट्टरपंथ को पूरी तरह लागू करने के लिए गश्ते इरशाद नाम की एक मोरालिटी पुलिस का गठन किया गया, जिसे लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया 13 सितंबर 2022 को सामने आया। ईरान की राजधानी तेहरान की एक आम शाम थी। 22 साल की महसा अमीनी अपने परिवार के साथ सके से तेहरान आई थी। उसका महसा अमीनी से मिलने का। उसने हिजाब पहना हुआ था, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथियों को उसके हिजाब पहनने का तरीका रास नहीं आया। तेहरान की सड़कों पर तैनात गश्ते इरशाद यानी ईरान की इस मोरल पुलिस ने उसे रोक लिया। आरोप था कि उसने हिजाब ढंग से नहीं पहना था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और जबरन वैन में बैठा लिया गया। कुछ चश्मदीदों और बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि वैन के अंदर महसा के साथ मारपीट की गई। उसी हालत में वो बेहोश हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन 3 दिन बाद 16 सितंबर को उसकी मौत हो गई। सरकारी बयान में कहा गया कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन परिवार और कुछ गवाहों का कहना था कि वो बिल्कुल स्वस्थ थी और उसे हिरासत के दौरान गंभीर चोटें आई थी। बाद में लीक हुई एक मेडिकल रिपोर्ट में सिर पर गहरी चोट का जिक्र भी मिलता है। यानी एक महिला को ईरान में सिर्फ इसलिए पीट कर मार दिया गया क्योंकि उसके हिजाब पहनने का तरीका इन कट्टरपंथियों को सही नहीं लगा। लेकिन महसा की मौत ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को काफी भारी पड़ी। कट्टरपंथी नहीं है, ये इस्लाम की खूबसूरती है। कई जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लड़कियों ने विरोध में हिजाब उतारे, बाल काटे और नारा लगाया, जिन जियान आजादी यानी औरत जिंदगी आजादी। ये नारा बाद में राष्ट्रीय इस्लाम ने हर एक लड़की को हिजाब देकर आजादी दी। सोशल मीडिया पर महसा का नाम ट्रेंड करने लगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, महसा की मौत तो दुखद है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये प्रदर्शन एक दंगा है और विदेशी ताकतों की साजिश का हिस्सा है। यानी उन्होंने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। उनके इस बयान का काफी विरोध हुआ। इसके बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई तेज कर दी। बासिद मिलिशिया और पुलिस ने कई जगह बल प्रयोग किया। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों लोग मारे गए। इंटरनेट को बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर भारी पाबंदियां लगा दी गईं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और #महसा अमीनी ग्लोबल बन गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठनों और कई देशों ने ईरान की आलोचना की। आयतुल्ला खामेनेई और उनकी कट्टरपंथी सोच का नतीजा ये हुआ कि साल 2023 में ईरान की संसद ने हिजाब और पवित्रता नाम का नया कानून पास किया, जिसमें बिना हिजाब के सार्वजनिक जगहों पर जाने पर कड़ी सजा तय कर दी गई, जिसमें 10 साल तक की जेल भी शामिल थी। लेकिन विरोध की आवाजें थमी नहीं। 2024 में तेहरान की एक यूनिवर्सिटी में एक छात्रा ने तब विरोध में अपने कपड़े उतार दिए जब नैतिकता पुलिस ने उसका हिजाब खींचा। लोगों ने उसे महसा की लड़ाई की जारी कड़ी कहा। महसा अमीनी अब सिर्फ एक लड़की का नाम नहीं रह गया, वो एक आंदोलन का चेहरा बन चुकी है। एक आंदोलन का हिस्सा बन गया वो लड़की। हिजाब, महिला अधिकार और ईरान में शासन की जवाबदेही को लेकर इजराइल से टकराया। आते हैं उस सवाल पर कि कभी एक दूसरे के सहयोगी रहे ईरान और इजराइल कैसे एक दूसरे के दुश्मन बन गया। साल 1979 यानी इस्लामी क्रांति से पहले ईरान और इजराइल के रिश्ते मजबूत थे, बहुत ही खूबसूरत मजबूत था सब कुछ।
लेकिन क्रांति के बाद जैसे एक रात में सब कुछ बदल गया। आयतुल्ला बदल खुमैनी गया। सुप्रीम लीडर बने थे। उस वक्त खुमैनी ने 2 टर्म्स गढ़े, शैतान अज़म यानी द ग्रेट सैटन, ये टर्म अमेरिका के लिए थी, और दूसरी शैतान सगीर यानी द लिटिल सैटन, ये इजराइल के लिए थी। पर क्यों? क्योंकि ईरानी क्रांति सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं थी, ये पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक धार्मिक प्रतिरोध थी। खुमैनी मानते थे कि शाह की सरकार अमेरिका और इजराइल की कठपुतली बन चुकी थी। इजराइल को वो इस्लामिक दुनिया की दुश्मन ताकतों का मोहरा मानते थे, जिसने फिलिस्तीनियों पर जुल्म किया, मुसलमानों की ज़मीन पर कब्जा किया और अमेरिकी हितों के लिए पश्चिम एशिया को अस्थिर किया। उसी दौर से इजराइल और ईरान के बीच पनपी दुश्मनी की कहानी आज भी शुरू होते हैं। जारी है। खामेनेई के दौर में एक लंबे अरसे तक ईरान ने इजराइल से सीधे टक्कर नहीं ली, बल्कि उसका तरीका था पर्दे के पीछे रहकर वार करना, जिसे प्रॉक्सी वॉर भी कहा जाता है। मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रॉक्सी आर्मी बनाई गई, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, यमन और सीरिया में हूती विद्रोही, गजा और फिलिस्तीन में हमास। ये सब ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा थे। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस यानी मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका जैसे देशों के प्रभाव को कम करना। ईरान ने अपनी इन सभी प्रॉक्सी आर्मीज को हथियार बांटे, पैसे दिए, ट्रेनिंग दी। इजराइल को ये सब अपनी सुरक्षा के खिलाफ युद्ध जैसा लगने लगा। फिर 2000 के दशक की शुरुआत में एक डर पूरी दुनिया पर छा गया था। क्या ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु बना रहा है? था कि उसका ईरान तो बना ही रहा था। बिजली और मेडिकल रिसर्च के लिए है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को शक था कि ईरान में परमाणु बम बनाया जा रहा है, खासकर जब ईरानी नेताओं ने खुलेआम इजराइल को मिटाने की बातें करनी शुरू कर दी। इजराइल को लगा कि ये उसके वजूद का सवाल है। अगर ईरान के पास बम आ गया तो ना सिर्फ हमला होगा, बल्कि पूरी इस्लामी क्रांति मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा शैडो वॉर जो इतिहास में पहली बार साइबर हथियारों के इस्तेमाल के लिए जाना गया। साल था 2010। ईरान का नतांज न्यूक्लियर प्लांट, जहां यूरेनियम को एनरिच किया जा रहा था, अचानक वहां की मशीनें खराब होने लगी। करीब 1000 सेंट्रीफ्यूज टूट गए, पर वजह किसी को समझ नहीं आई। 5 महीने बाद एक बेलारूसी साइबर फर्म को कॉल आया और तब इसका खुलासा हुआ। ये कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, ये था दुनिया का पहला साइबर बम, स्टक्सनेट। स्टक्सनेट एक ऐसा मालवेयर था जो सिर्फ खास कंप्यूटर सिस्टम पर काम करता था, और वो भी उन्हीं मशीनों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो यूरेनियम एनरिचमेंट का काम कर रही थी। और ये वायरस इंटरनेट से नहीं आया, बल्कि एक यूएसबी ड्राइव के जरिए अंदर डाला गया, क्योंकि वो प्लांट पूरी तरह से इंटरनेट से कटा हुआ था। साल 2024 में एक रिपोर्ट से पता चला कि वो यूएसबी एक डच इंजीनियर उस प्लांट तक लेकर गया था, जो CIA और मोसाद के लिए काम कर रहा था। सिर्फ साइबर हमला ही नहीं, 2010 से 12 के बीच ईरान के कई अहम न्यूक्लियर साइंटिस्ट की एक एक करके हत्याएं हुई। जनवरी 2010 मर्डर होना शुरू हो गया था। को बाइक पर बम से उड़ा दिया गया। नवंबर 2010 2 वैज्ञानिकों पर एक साथ हमला। जनवरी हमला भी हो गया। मुस्तफा अहमदी रोशन की कार पर चुंबकीय बम मुस्तफा अहमद हमलावर अक्सर मोटरसाइकिल पर आते, बम चिपकाते और गायब हो जाते। ईरान ने आरोप लगाया कि ये काम मोसाद का है। कुछ एजेंट्स पकड़े भी गए, एक को साल 2012 में फांसी दे दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने इन हमलों को कायरता भरी हरकतें बताया और कहा कि हमारे कायर वाला काम ही था, नहीं, हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। फिर आया साल 2024, जब मध्य पूर्व में वो हुआ जिसकी आशंका सालों से जताई जा रही थी। वर्षों से जारी पर्दे के पीछे की लड़ाई अब सीधे सीधे ठन गई। इजराइल और ईरान के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया कि सैन्य कार्रवाइयों, मिसाइल हमलों और हत्या ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। तारीख थी पूरा तहस नहस कर दिया था। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित ईरानी दूतावास के पास एक इमारत पर जबरदस्त हवाई हमला किया। इस हमले में ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था IRGC के 2 वरिष्ठ कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी और उनके डिप्टी मोहम्मद हादी हाजी रहीमी IRGC की ऐसा नाम है और हिजबुल्लाह के बीच तालमेल बनाने वाले सबसे अहम इंसान थे। इस हमले में कुल 16 लोगों की जान गई, जिनमें आम नागरिक भी शामिल थे। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया। 31 जुलाई 2024 को इजराइल की तरफ से एक और चौंकाने वाला हमला हुआ।
हमास के नेता इस्माइल हानिया, जो ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ समारोह में शामिल होने तेहरान आए थे, एक ड्रोन हमले में मारे गए। ये हमला तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाके में हुआ, जिससे ईरान की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठने लगे। ईरान ने इसके लिए सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। अयतुल्ला खामेनेई ने इस हमले को ईरान की ज़मीन पर किया गया एक संगीन अपराध बताया। इस हमले को कुछ ही महीने बीते थे कि 27 सितंबर 2024 को इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिया में हिजबुल्ला के मुख्यालय पर हवाई हमला किया। इस हमले में हिजबुल्ला के प्रमुख और ईरान का सबसे विश्वसनीय सहयोगी हसन नसरल्ला मारा गया। साथ ही IRGC के वरिष्ठ अधिकारी अब्बास नील फरोशन की भी मारे गए। नसरल्ला ने 32 वर्षों तक हिजबुल्ला का नेतृत्व किया था। वो लेबनान में ईरान की मौजूदगी का प्रतीक था। नसरुल्लाह की मौत ईरान की क्षेत्रीय नीति के लिए एक करारा झटका था। इजराइल ने दावा किया कि नसरुल्लाह आतंकी हमलों की योजना बना रहा था और इसलिए उसे निशाना बनाया ये गया। तो झूठा है ये सरकार। हत्याओं के जवाब में ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत ईरान ने एक साथ 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी। तेल अवीव, हाइफा और कई सैन्य ठिकानों को लक्ष्य बनाया गया। खुद आयतुल्ला खामेनेई ने इस हमले का आदेश दिया था और कहा कि ये इजराइल के अपराधों का न्यूनतम प्रतिशोध है। साथ ही चेतावनी दी, यदि इजराइल जवाब देगा तो ईरान की प्रतिक्रिया और भी सख्त हो सकती है। 2024 को एक ऐतिहासिक दिन था। आयतुल्ला अली खामेनेई ने 5 साल बाद पहली बार जुमे की नमाज का नेतृत्व किया। ये नमाज तेहरान की इमाम खुमैनी ग्रैंड मस्जिद में पढ़ी गई। नमाज के बाद उन्होंने एक लंबा भाषण दिया। ये नमाज हसन नसरल्लाह को श्रद्धांजलि के रूप में रखी गई थी। अपने भाषण में खामेनेई ने अमेरिका पर निशाना साधा। उन्होंने अमेरिका को पागल कुत्ता कहा जो इजराइल का साथ दे रहा है। उन्होंने मुस्लिम देशों से एकता की अपील की, कहा कि अब वक्त है कि सारे मुस्लिम हम सब एक हो जाएं। फिर आया 2025 का महीना, 13 जून 2025 सुबह के 4 अचानक ईरान की राजधानी तेहरान का आसमान मिसाइलों और ड्रोनों की आवाज से गूंज उठा। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य अड्डों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इजराइल का कहना था कि ईरान चुपके से परमाणु हथियार बना रहा है जो उसके वजूद के लिए खतरा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन हमलों को आत्मरक्षा बताया। 2 दिन बीते ही थे कि 15 जून 2025 को ईरान ने जवाबी हमला किया। इजराइल के तेल अवीव उधर से भी अटैक कर दिया गया। रॉकेट्स और ड्रोन दागे गए। इन्हीं हमलों के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अमेरिकी अधिकारियों ने खुलासा किया कि इजराइल ने 13 जून के हमले के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को मारने की योजना बनाई थी। इजरायली अधिकारियों ने अमेरिका को बताया कि ये योजना मोसाद और सैन्य खुफिया जानकारी पर आधारित थी। हमलों के दौरान खामेनेई की सुरक्षा में सेंध लगने की संभावना दिखी और इजराइल ने इसे एक मौके की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था। आज की तारीख में भले ही ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन हों, लेकिन ईरान के तमाम बड़े फैसले 86 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ही लेते हैं और इसलिए खामेनेई को हटाना ही इजराइल का एकमात्र लक्ष्य है। इसके लिए इजराइल के सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो खामेनेई को उनके ही जनरलों की तरह रास्ते से हटा दिया जाए और दूसरा रास्ता खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च करते हुए बताया था, जिसमें वो ईरान के लोगों से अपील करते दिखे कि वो खामेनेई की कट्टरपंथी इस्लामी सरकार को उखाड़ फेंकने में इजराइल की मदद करे। आने वाले कभी पूरा नहीं होगा इसका ख्वाब। जंग मिडिल ईस्ट को किस तरह प्रभावित करती है ये देखना फिलहाल बाकी है, लेकिन इजराइल के मंसूबों के बीच जो शख्स लंबे वक्त से खड़ा है वो है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई। तो ये थी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की पूरी कहानी। ये कहानी लिखी थी मेरे साथी रब्बानी आजाद ने और इसे कैमरा मेरे साथी इरशाद ने। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। हमारा भी वीडियो तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये थी आयतुल्लाह अली खामेनेई की पूरी कहानी। सच में 1981 के उस मस्जिद के बम ब्लास्ट से लेकर आज तक ईरान का सुप्रीम लीडर बना रहना कोई आसान बात नहीं है।
इस वीडियो से एक बात साफ है कि ईरान की राजनीति और वहाँ की इस्लामिक क्रांति में खामनाई का रोल सबसे अहम रहा है। आज के वक्त में ईरान और इजराइल का जो सोडो पावर चल रहा है वो पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में कभी शांति होगी? मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग को मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।